वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान, बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्ट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1. पादपों का वर्गीकरण। एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण इस रूप में किया। पादप जगत, इसके दो भाग हैं, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद वर्ग, यानी क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस फिर से 3 भागों में विभक्त है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैमस 2 भागों में विभक्त होता है, नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा के फिर से 3 भाग हैं, शैवाल एल्गी, कवक फंजाई और जीवाणु बैक्टीरिया। एंजियोस्पर्म के 2 भाग होते हैं, एक बीजपत्री मोनोकॉट और द्विबीजपत्री डाइकॉट। अपुष्पोद्भिद पौधा, क्रिप्टोगैमस। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता, इन्हें इन समूहों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय यानी थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता। थैलोफाइटा में आता है शैवाल एल्गी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। लाभदायक शैवाल हैं, 1. भोजन के रूप में, फोरफायरा, अल्बा, सरगासम, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। 2. आयोडीन बनाने में, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। 3. खाद बनाने में, नॉस्टॉक, एनाबिना, कैल्प आदि। 4. औषधियां बनाने में, क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंक्चर आयोडीन बनाई जाती है। 5. अनुसंधान कार्यों में, क्लोरेला एसिटिबिलेरिया, बेलोनिया आदि। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्षयान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। 2. कवक फंजाई। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान, माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित, संकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं सरसों का सफेद रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, आलू की अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने का लाल अपक्षय, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का मस्सा रोग, वाट डिजीजेस ऑफ पोटैटो, धान की भूरी अर्ज चित्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, आलू की पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फ्रांकुरों का डैम्पिंग रोग, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। मनुष्य में होने वाले कुछ रोग जो कवकों द्वारा होते हैं। दमा, कवक एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एथलीट फूट, कवक टीनिया पेडिस, खाज, कवक एक्केरस स्केबीज, गंजापन, कवक टीनिया कैपिटिस और दाद, कवक ट्राइकोफाइटॉन लेस्कोसे। जीवाणु, बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने सन 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी में
लुई पास्चर ने रेबीज का टीका दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। एक, छड़ाकार या बेसिलस, ये छड़नुमा या बेलनाकार होता है। 2, गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। 3, कॉमा आकार, कॉमा शेप्ड या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार के, उदाहरण विब्रियो कॉलेरी आदि। और 4, सर्पिलाकार, स्पिरिलियम, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरिलियम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। एनाबिना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रेडिराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण, पाश्चराइजेशन करते हैं। इसकी 2 विधियां होती हैं। एक, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स तक गर्म करते हैं। 2, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड HTST, दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड्स तक गर्म करते हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना टैनिंग कहते हैं। आचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य संकुचन यानी प्लाज्मोलिसिस हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आचार और मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीत संग्रहकार कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामग्री का संचय करते हैं। विषाणु, वायरस, विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोजाइक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण: 1, ये कोशा रूप में नहीं होते और 2, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण: 1, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है और 2, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। 1, पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है। 2, जंतु विषाणु, इनमें DNA या कभी-कभी RNA भी पाया जाता है। 3, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज। नोट: जिस विषाणु में RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है वे रेट्रो विषाणु कहे जाते हैं। ब्रायोफाइटा, ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। स्फिग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फिग्नम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फिग्नम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना
साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसल्स एवं फ्लोएम में सहकोशाएं कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा फेनेरोगैमस। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल और बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो उपसमूहों में बांट सकते हैं, नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म और आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म। नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म, इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद ज़ीरोफाइट्स होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा और मोटा सिकोया है। जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड यानी ओव्यूल्स एवं नर युग्मक एंथीरोगोइड्स पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल सल्फर शावर्स बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का आर्थिक महत्व। एक, भोजन के रूप में। साइकस के तनों में मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना सैगो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। 2, लकड़ी। चीड़, पाइन, सिकोया, देवदार पर स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। 3, वाष्पीय तेल। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सिट्रस ऑयल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से काष्ठ तेल मिलता है। 4, टेनिन। चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। 5, रेजिन। कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म। इस उपसमूह में पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक बीजपत्री पौधे और 2 द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनमें बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। उदाहरण, कुल का नाम लिलिएसी, प्रमुख पौधों का नाम लहसुन, प्याज। कुल का नाम पाल्मी, प्रमुख पौधों का नाम सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। कुल का नाम ग्रेमिनेसी, प्रमुख पौधों का नाम गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीजपत्री पौधे। इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। कुल का नाम क्रूसीफेरी, प्रमुख पौधों का नाम मूली, शलजम, सरसों। कुल का नाम मालवेसी, प्रमुख पौधों का नाम कपास, भिंडी, गुड़हल। कुल का नाम लेग्यूमिनोसी, प्रमुख पौधों का नाम बबूल, छुईमी, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। कुल का नाम कंपोजिट, प्रमुख पौधों का नाम सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि। कुल का नाम रुटेसी, प्रमुख पौधों का नाम नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, कैता, कामिनी। कुल का नाम कुकुरबिटेसी, प्रमुख पौधों का नाम तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। कुल का नाम सोलोनेसी, प्रमुख पौधों का नाम आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतुरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। कुल का नाम रोजेसी, प्रमुख पौधों का नाम स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती। 2, पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकारिकी या मॉर्फोलॉजी विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जड़
रूट जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ टैप रूट और दो अपस्थानिक जड़ एडवेंटिशियस रूट। मूसला जड़ों के रूपांतरण हैं शंकु आकार कॉनिकल जैसे गाजर, कुंभी रूप नेपिफॉर्म जैसे शलजम और चुकंदर, और तुर्क रूपी फ्यूजिफॉर्म जैसे मूली। तना स्टेम ये पौधे का वो भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ये प्रांकुर से विकसित होता है। ये पौधे का प्ररोह तंत्र बनता है। तनों के रूपांतरण हैं भूमिगत तनों में कंद ट्यूबर जैसे आलू, धन कंद कॉम जैसे बंडा केसर, शलक कंद बल्ब जैसे प्याज, और प्रकंद राइजोम जैसे हल्दी और अदरक। पत्ती लीफ ये हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प फ्लावर ये पौधों का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दल कैलिक्स, दलपुंज कोरोला, पुमंग एंड्रोशियम और जायांग गायनेशियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग तथा जायांग मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर यानी स्टेमेंस होते हैं। पुंकेसर में परागकण पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जायांग इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, एक अंडाशय ओवरी, 2 वर्तिका स्टाइल एवं 3 वर्तिकाग्र स्टिग्मा। परागकण पॉलिनेशन परागकोश एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार से होते हैं, एक स्वः परागण सेल्फ पॉलिनेशन और 2 पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन फर्टिलाइजेशन परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज जाइगोट कहलाता है। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन डबल फ्यूजन होता है। अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास आदि। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि, 2 पुंज फल एग्रीगेट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, और 3 संग्रथित फल कंपोजिट फ्रूट जैसे कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग फल सेब खाने योग्य भाग पुष्पासन, नाशपाती खाने योग्य भाग पुष्पासन, आम मध्य खाने योग्य भाग फल भित्ति, अमरूद खाने योग्य भाग फल भित्ति बीजांडसन, अंगूर फल भित्ति खाने योग्य भाग बीजांडसन, पपीता खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति, नारियल खाने योग्य भाग भ्रूणपोष, टमाटर खाने योग्य भाग फल भित्ति एवं बीजांडसन, केला खाने योग्य भाग मध्य एवं अंतः भित्ति, गेहूं खाने योग्य भाग भ्रूणपोष एवं भ्रूण, काजू खाने योग्य भाग पुष्पवृंत बीजपत्र, लीची खाने योग्य भाग एरल, चना खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण, मूंगफली खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण, मूंगफली खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण, शहतूत खाने योग्य भाग रसीले परिदलपुंज, कटहल खाने योग्य भाग परिदलपुंज एवं बीज, अनानास खाने योग्य भाग परिदलपुंज, नारंगी खाने योग्य भाग जूसी हेयर। 3 पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। ऊतक
या टिश्यू समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक टिश्यू कहते हैं। पादप ऊतक के प्रकार। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, ये दो भागों में विभक्त है, विभज्योतिकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से तीन भागों में विभक्त है, शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम्स, पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टेम्स और अंतर्वेशी विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। स्थायी ऊतक के दो भाग होते हैं, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू के तीन भाग होते हैं, एक मृदूतक पैरेन्काइमा, दो स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा और तीन दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो भाग हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। विभज्योतिकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पौधे के वर्धिक क्षेत्रों ग्रोइंग रीजन्स को विभज्योतक मेरिस्टेम कहते हैं। इससे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ये प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभज्योतिकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण ये हैं, एक, ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। दो, इनकी भित्तियां पतली तथा एकसार होमोजीनियस होती हैं। तीन, जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। चार, कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम्स, ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि, विशेषकर लंबाई में, इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टेम्स, इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इनसे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये वास्तव में शीर्षस्थ विभज्योतक का अवशेष है, जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनका शीर्ष भाग को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने पर ये पौधे अंतर्वेशी विभज्योतक की सहायता से ही वृद्धि कर पाते हैं, जैसे घास। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक सिंपल टिश्यू कहते हैं। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम, इसे प्रायः काष्ठ यानी वुड भी कह देते हैं। ये संवहनी ऊतक हैं। इसके दो कार्य हैं, एक, जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं दो, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधों की आयु के निर्धारण की ये विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम, ये भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। 4. प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6. CO2 plus 12 H2O, in the presence of प्रकाश और क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O जल प्लस 6O2 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण ऑस्मोसिस द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण डिफ्यूजन द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होती है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल।
इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं, एक प्रकाश रासायनिक क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन और दो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया डार्क केमिकल रिएक्शन। एक प्रकाश रासायनिक क्रिया, ये क्रिया क्लोरोफिल के ग्राना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया, हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। और दो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, ये क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा और स्टार्च बनता है। 5. पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। पौधों में इन 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके प्रमुख कार्य हैं, एक, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। 2, ये पत्तियों का विलंघन रोकता है। 3, ये खरपतवार को नष्ट कर देता है। 4, इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। और 5, ये फसलों को गिरने से बचाता है। 2, जिब्रेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की। ये बौने पौधे को लंबा कर देता है। ये फूल बनने में मदद करता है। ये बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये काष्ठीय पौधों में एघा कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। 3, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेंस। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लेथाम ने किया। ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। ये जीर्णता को रोकता है। ये आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। 4, एब्सिसिक एसिड और ABA। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 ईस्वी में कांस एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है। ये पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये पुष्पन में बाधक होता है। 5, एथिलीन। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। ये फलों को पकाने में सहायता करता है। ये मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। ये पत्तियों, पुष्पों और फलों के विलंघन को प्रेरित करता है। 6, फ्लोरिजेंस। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन, फ्लावरिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। 7, ट्राउमाटिन। ये एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधों के जख्म भर जाते हैं। 6, पादप रोग, प्लांट डिजीजेस। 1, विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज। 1, तंबाकू का मोजाइक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी भी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोजाइक वायरस TMV है। नियंत्रण: रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। 2, पोटैटो मोजाइक। ये रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन और बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। और 3, बंकी टॉप ऑफ बनाना।
ये रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। 2. जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीजेस। 1. आलू का शैथिल रोग, विल्ट डिजीजेस ऑफ पोटैटो। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियरियम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। 2. ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जेंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना भूरे रंग की हो जाती है। 3. धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लिगेट ऑफ राइस। यह रोग जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। 4. साइट्रस कैंकर। इस रोग का कारक जेंथोमोनस सीट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। 5. गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष, उदाहरण यूकलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, ये एक नग्न बीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कॉस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृत्त बीजी पौधा लेमना, ये जलीय आवृत्त बीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, ये भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा फल लोडोसिया, इसे डबल कोकोनट भी कहते हैं। ये केरल में पाया जाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, ये एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज ऑर्किड। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया ओर्नोल्डाई, व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। ये व्हाइटिश की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृत्त बीजी परजीवी ऑर्सिथोबियम, ये एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस, ये एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफ्यूग्लोसम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्के काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल केंथ। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका, इसमें कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केको, इसमें थियोब्रोमीन और कैफीन होती है। अफीम देने वाला पौधा पोपी पेपावर सोमेनिफेरम, इसमें मोपीन होती है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। 6. पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी कहलाती है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों यानी पॉपुलेशन को जैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र, इकोसिस्टम और इकोलॉजी सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेस्ले नामक वैज्ञानिक ने किया था।
संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों का बना होता है, एक जैविक घटक और दो अजैविक घटक। एक जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, इसे तीन भागों में बांटा गया है, एक उत्पादक, दो उपभोक्ता और तीन अपघटक। पहले उत्पादक, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। दो उपभोक्ता, वे घटक जो उत्पादन द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। दो द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर इत्यादि। और तीन तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। और तीन अपघटक, डिकम्पोजर्स, इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। बी अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक ये होते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ, दो अकार्बनिक पदार्थ और तीन जलवायुवीय कारक, जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। 7 प्रदूषण, पोल्यूशन, वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनके जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः इन प्रकार के होते हैं, एक वायु प्रदूषण, दो जल प्रदूषण, तीन ध्वनि प्रदूषण, चार मृदा प्रदूषण और पांच नाभिकीय प्रदूषण। एक वायु प्रदूषण, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया NH3, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल तथा धुएं के कण, एरोसोल्स इत्यादि। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो उर्वरक बनाती है, में मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण दुर्घटना हुई थी। 2 वाटर पोल्यूशन, जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 3% ही स्वच्छ है। जल प्रदूषण के स्रोत, जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अवशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। ऑयल स्पिल्स, ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। अस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से अस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। 3 ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं ऊंची आवाज या शोर, चाहे वो किसी भी प्रकार उत्पन्न हुआ हो। 4 मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत अम्लीय वर्षा,
खानों से प्राप्त जल, उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। और 5. नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पोल्यूशन। ये प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के ये स्रोत हो सकते हैं: 1. चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण। 2. परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण। 3. नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण। 4. परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। 5. शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। और 6. सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। नोट: अमेरिका में 28 मार्च 1979 ईस्वी को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक एवं भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी।